मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखो, फिर गैप लग गया। अब ये बच्चों क्या है कि कुछ उल्टे सीधे सरकारी काम आते हैं ना, जो सरकार की नज़र में पढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो फिर उन कार्यों का निष्पादन करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है? हाजिर रहना पड़ता है। तो बच्चों आप इस तरीके से देख रहे थे कि आपको हम पढ़ा रहे थे। पहला पैराग्राफ बच्चों आपको हमने अच्छे से समझाया, दूसरा पैराग्राफ समझाया, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पैरा ऑफ द लेसन। आज बच्चों हम क्या करेंगे? इस लेसन का तीसरा पैरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। बच्चों आपको बताया गया था कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है ये शुरू हो गया था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। तो आपको बताया गया था बच्चों, ये ब्रोक आउट एक वर्ब होती है। देखो, ब्रोक आउट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई दंगा भड़क गया, दंगा फैल गया, ब्रोक आउट। तो दंगे को बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? RIOT। रियोट माने होता है दंगा या बलुआ। जैसे बच्चों कोरोना एक महामारी है, महामारी फैल गई तो क्या करोगे आप? ब्रोक आउट एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक हो गया। अब बच्चों एपिडेमिक हो गया तो आपने क्या देखा कि ब्रोक आउट एपिडेमिक। और कोई अफवाह फैल जाती है, अफवाह तो र्यूमर कहते हैं, RUMOUR, ठीक है। तो बच्चों कोई अफवाह फैल जाए, ये रियोट है बच्चों। यहां वार भी आ सकता है। वार यानी होता है युद्ध होता है। तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब शुरू हुआ था? इन 1939, ठीक है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार अब आप ये ज्यादातर जो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं बच्चों, सेकेंड। ध्यान दो, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये गलत है। जब आप रोमन में बच्चों दो डंडे खींचते हो ना, और ऊपर से उससे कंडोर लगाते हो, आपकी क्या गलती है? पढ़े लिखे मास्टर तक लिखते हैं सेकंड ग्रेड बैच स्टार्ट्स, और वो सेकंड ऐसे लिखते हैं। वो खुद ही नहीं जानते कैसे लिखते हैं। वो जाने न जाने, पर बच्चों आपको जानना बहुत जरूरी है। तो समझ गए आप? द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। तो आपको बच्चों बताया जा चुका है कि जिस वाक्य में सन आ जाता है वो वाक्य में पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। जैसे आई गॉट माई BA डिग्री इन 19, ऐसे आई गॉट माई BA डिग्री इन 1999, इस तरीके से लिखते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, यानी दूसरा महायुद्ध या दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ बच्चों? 1939 में क्या हो गया? छिड़ गया। तो 1939 भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि साहब 39 क्या होता है, 39 बोलते समझ जाओ, और 39 का मतलब ही नहीं समझो। आना जरूरी है। When I was 8 years old, जब मैं सिर्फ 8 साल की अवस्था का था। मैंने कहा बच्चों 8 years old तो सही है, लेकिन 8 year old boy, अब क्या हट जाएगा? ईयर में जुड़ा हुआ ऐसा हट जाएगा। जैसे आपको 5 year प्लान बताया था, ठीक है। फॉर रीजंस, यानी बच्चों कई वजह ऐसी थी, ऐसे बहुत सारे रीजंस थे। देयर वर सो मेनी काउजेज, देयर वर सो मेनी रीजंस, ऐसी बहुत सारी वजह थी। दैट आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, which I have never become able to understand, जिन वजहों को समझने लायक मैं कभी आज तक हुआ नहीं। ड्यू टू सर्टेन रीजंस, फॉर सम रीजंस का मतलब होता है बच्चों फॉर यानी के लिए, तो कुछ कारणों के लिए, ऐसा नहीं, कुछ कारणों की वजह से, कुछ वजहों से। तो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ कारणों की वजह से, विच आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जिन वजहों को समझने के लायक मैं कभी नहीं हुआ। आज इतने साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे वो वजह समझ में जो है नहीं आई। कई बातें ऐसी है बच्चों जिनकी वजह आज तक किसी के समझ में नहीं आई, ना आती है।
उसकी वजह क्या है? तो कई बातें ऐसी है। जैसे बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चे ने मेरे सवाल पूछ लिया, पढ़ा रहा था मैं, तो मुझसे पूछा गया ऐसे बातों बातों में कि भाई ये बताइए सर, मैंने कहा जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। हिंदी का एक छंद है, एक पद है। ऐसा कहा जाता है कि मीरा को जब महलों में कष्ट हुआ तो उन्होंने तुलसीदास जी से मार्गदर्शन मांगा और उनको पत्र जरिए खत उन्होंने पूछा कि जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरी। तो उन्होंने जवाब दिया तुलसीदास ने, यानी तो मीरा ने पत्र लिखा कि साहब मेरे को महलों में कष्ट हो रहा, बताइए मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने जवाब में क्या लिखा कि जाके प्रिय न राम वेदेही, श्री राम और वेदेही जिसको प्रिय नहीं है तजियता ही कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही, उनको करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग दो, चाहे वो आपके कितने प्रेमी क्यों ना हो। हालांकि मीरा को श्री राम से प्यार नहीं था, कृष्ण से था, लेकिन बात तो एक ही है। तो उसको उसका जवाब मिल गया और उसने महल त्याग दिया। ये तो बात हुई साधारण। अब बात है साधारण। बच्चे का सवाल था कि मीरा का जन्म हुआ 1598 में और तुलसी का जन्म हुआ 1532। अब 98 का मतलब यह है कि 32 साल। अब इसमें 2 और जोड़ दो तो 34। तो इसका मतलब यह हुआ कि मीरा वाज 34 इयर्स ओल्डर देन तुलसीदास। मीरा तुलसीदास से 34 साल उम्र बड़ी थी। अब मुझे ये बताओ कि 34 साल की उम्र में, अब वो 23-24 साल की उम्र में तो विधवा हो गई थी। तो फिर ये बताओ कि 34 साल उम्र, ज्यादा उम्र का आदमी इतने छोटे बच्चे से कैसे मार्गदर्शन मांगेगा? तो इसकी वजह तो हमारी भी समझ में नहीं है आज तक। कई प्रश्न ऐसे बच्चे पूछ लेते हैं जिनके जवाब हमसे लगते नहीं हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा कि आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ दैट क्वेश्चन। वो जो सवाल है उसका रीजन, उसकी वजह क्या है, वो बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। जैसे कि एक सवाल और पूछा गया मुझसे कि साहब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। हमने कहा की थी। तो ये 1598 बच्चों ये गलत बोला मैंने, 1498 आना चाहिए था। क्या बोला? 1498। ठीक है। तो वास्को डी गामा का सन भी ये 1498 में वास्को डी गामा ने क्या की? भारत की खोज की। ध्यान देना मेरी बात पे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, यानी वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। सवाल यह है कि सिकंदर भारत में कब आया? तो सिकंदर भारत में आया बच्चों 326 बीसी, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत में आया। एक यूरोप का आदमी 326 साल पहले भारत में आता है, उसने भारत की खोज नहीं की। लेकिन एक 1498 में आए कि इटली से कोई आदमी उठ के आता, पुर्तगाल से कोई उठ के आता है, पुर्तगाल का था, और वो 1498 में इतने सालों के बाद में आता है और उस आदमी को ये श्रेय प्रदान किया जाता है कि साहब उसने क्या किया? उसने हिंदुस्तान की खोज की। तो इसको श्रेय क्यों, उसको श्रेय क्यों नहीं? फिर दूसरी बात, खोज भी कोई करते हैं क्या? कोई देशों की खोज करते हैं क्या? देश कहीं घूम जाते हैं क्या जिनको कोई खोज की जाए? तो ऐसी लैंग्वेज क्यों? अब बात यह है कि इस प्रश्न का जवाब बच्चों क्या है? आई हैव नेवर बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन। मैं अब तक इस सवाल का जवाब देने में क्या नहीं हो पाया? समर्थ नहीं हो पाया। तो इसी तरीके से बच्चों, जब युद्ध का दौर चल रहा था, जब दौरे जंग चल रहा था, तो अचानक इमली के जो भाव हैं, इमली का, ठीक है बच्चों, आप जानते हो ना, इमली का भुट्टा, बेरी का बेर। तो इमली है, इमली के जो दाने होते हैं, इमली की जो गुठलियां होती है, उसके दाम अचानक बढ़ गए थे। वजह क्या थी? ये बात तो खैर मेरे आज तक समझ में नहीं आई। 4 रीजंस माने कई वजहों से हैं। ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जो आज तक मेरे समझ में नहीं आई। ए सडन डिमांड, एक आकस्मिक मांग, फॉर टैमरिंड सीड्स, यानी इमली के बीजों की एक आकस्मिक मांग, इरप्टेड इन द मार्केट। बाजार में क्या हुआ बच्चों? बाजार में इमली के बीजों की आकस्मिक मांग जो है, वो बाजार में क्या हुआ बच्चों? फट पड़ी। इरप्टेड का मतलब होता बर्स्ट। ध्यान दो,
ये शब्द है इरप्टेड। एक होता है बर्स्ट। शी बर्स्ट इनटू लाफर, शी बर्स्ट इनटू लाफर या शी इरप्टेड इनटू लाफर। तो बच्चों बर्स्ट का मतलब भी होता है फट पड़ना, प्रस्फुटित होना, और इरप्टेड का मतलब भी यही है। तो अचानक क्या हुआ बच्चों, बाजार में जो इमली के बीज हैं उनकी मांग में जो आकस्मिक वृद्धि हो गई या अचानक इजाफा हो गया। वजह क्या थी, ये तो मेरे आज तक बात समझ में नहीं आई। अब बच्चों आपको कह रहा हूं कि इसमें कौन सा मॉडल समझाया जा रहा है, यूज टू। तो आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीजों को इकट्ठा किया करता था। आई वुड कलेक्ट द सीड्स, मैं बीजों को इकट्ठा करता था। एंड सेल देम, और उनको बेचता था। टू ए प्रोविजन शॉप, टू ए प्रोविजन शॉप अर्थात एक किराने की दुकान पर। ऑन मॉस्क स्ट्रीट का मतलब क्या है, या ऑन से मतलब बच्चों इन है, यानी मस्जिद मार्ग में स्थित या मस्जिद मोहल्ले में स्थित या मस्जिद की वाली जो बस्ती है उसमें स्थित जो एक किराने की दुकान है, उसके ऊपर मैं बीज इकट्ठे करता था, उनको बेचा करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी, एक दिन का कलेक्शन मुझे दिलाता था। कलेक्शन यानी क्या होता, संग्रह है। एक दिन का इमली के बीजों का संग्रह है, या एक दिन का इमली की गुठलियों का संग्रह है। वुड फैच मी, मुझे दिलाता था द प्रिंसली सम, प्रिंसली यानी अच्छी खासी, और सम्मानी होता है रकम, राजसी एक शहजादी की तरह मुझे अच्छी खासी रकम दिलाता था। ऑफ वन अन्ना, अर्थात एक अन्ना की। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ए डेज कलेक्शन अर्थात एक दिन का संग्रह, इमली के बीजों का एक दिन का संग्रह मुझे एक अन्ना की अच्छी खासी रकम दिलाता था। माय ब्रदर इन लॉ जनुल आब्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। मेरा ब्रदर इन लॉ, क्या होता है ब्रदर इन लॉ बच्चों? ब्रदर इन लॉ वह होता है जिसका स्थान आपके भाई के समकक्ष होता है कानूनी तौर पर। इन लॉ, LAW, लॉ मानी कानून होता है। जो आपकी पत्नी का भाई है वो आपका ब्रदर इन लॉ है, और जो आपकी बहन का पति है वह भी आपका ब्रदर इन लॉ है। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब, और बच्चों जो एक अपने हिंदी में चलता है नणदोई, वह भी क्या होता है, ब्रदर इन लॉ होता है। नणदोई भी ब्रदर इन लॉ है, जीजाजी भी ब्रदर इन लॉ है, और छोटी बहन का पति आपका बहनोई जो है, बहनोई नणदोई, वो भी ब्रदर इन लॉ है, और आपका साला भी आपका क्या है, ब्रदर इन लॉ है। तो बच्चों कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि अंकल 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 अंग्रेजी में सारे अंकल होते हैं, है ना। तो माय ब्रदर इन लॉ जैनुल आब्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, मेरा बहनोई। अब आपको भी सर आपको कैसे पता चला ये बहनोई ये साला नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्दुल कलाम अभी छोटा बच्चा है, उसकी खुद की शादी तो हुई नहीं, वो तो पढ़ रहा है, वो तो इमलियां इकट्ठी करता है। तो उसके बच्चे की शादी जब नहीं हुई तो फिर तो क्या बच गया हमारे पास? एक ही ऑप्शन बच गया, क्या नणदोई होता ही नहीं है, क्योंकि नणदोई तो लड़कियों के होता है, लड़कों का तो नणदोई नहीं होता। तो लड़कों का तो क्या होता है, बहनोई होता है। तो मेरा बहनोई जिसका नाम था जैनुल आब्दीन नहीं बच्चों, जलालुद्दीन, ऐसे नाम होते हैं इनके, जलालुद्दीन, अल्लाहुद्दीन, है ना। तो भाई, और इनके नाम की एक प्रॉब्लम ये भी है बच्चों, ये ज्यादा तो नहीं मेरे हिसाब से, हाँ 20-25 नाम होंगे, फिर वही घुमा फिरा के वही चलते रहते हैं, है ना। कहीं जाओ आप, हैदर भाई हर जगह मिलेगा आप, हैदर भाई, सलीम भाई, है ना। एक सलमान नाम है, ये ऐसी कोई कॉलोनी नहीं होगी जिसमें एक सलमान नहीं होगी। तो कतिपय नाम है, मेरे हिसाब से 20-25 है, फिर इन्हीं में क्या गुणा भाग होता रहता है। एक बात और है, इनके क्या है, कोई भी काम करते हो तो फरमाते हैं, जैसे नौश फरमाइए, खाना खाइए, आराम फरमाइए, यहां तक कि इश्क भी फरमाया जाता है। तो आपने देखा कि एक क्रिया है केवल फरमाना, उससे बहुत सारे काम निकालते हैं। तो मैंने कहा कि माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, अर्थात मेरा बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियां सुनाता था, युद्ध के बारे में कहानियां सुनाता था, विच जिन्हें आई वुड लेटर, जिन्हें मैं बाद में अटेम्प्ट टू ट्राइस, विच आई वुड लेटर, अटेम्प्ट माने ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट अर्थात मैं उनको ढूंढने की कोशिश करता था। कहां पर? इन द हेडलाइंस इन दिनमणि। दिनमणि नाम का जो अखबार है बच्चों, उस दिनमणि नाम के अखबार की हेडलाइन मानी सुर्खियों के अंदर मैं क्या करता था, उसे बाद में ढूंढने की कोशिश करता था। उसे बच्चों में क्या करता था, बाद में ढूंढने की कोशिश करता था।
तो ये बच्चों क्या है आपका दिनमणि अखबार। जानते हैं अखबारों के नाम से पहले क्या नहीं होता? वैसे तो अखबारों के नाम से आइए बच्चों क्या द आर्टिकल का प्रयोग होता है, पर इन दिनमणि क्या है बच्चों, ये इनके साथ भी इसका यूज हो रहा है ना, तो फिर उसमें देखिए आवश्यकता इस जगह पर आपको नहीं पड़ेगी। भाई जनरली क्या है कि जैसे इसका नाम शुरू में आता तो दिनमणि का प्रयोग आप तय का प्रयोग करते हो। तो अखबार वगैरह बच्चों भारत में कब से चले आप जानते हो? सबसे पहला अखबार कब आया था? सबसे पहला अखबार बच्चों 1826 में आया था इंडिया में, जिसका नाम क्या है? हिंदी का अखबार था उदंत मार्तंड। लेकिन बच्चों ये डेली नहीं छपता था, 7 दिन में एक दिन छपता था। उदंत मार्तंड आया था 1826 में। और पंडित जुगल किशोर नाम के जो व्यक्ति थे, जुगल किशोर, ये बच्चों इसका क्या था? एडिटर था। क्या था इसका? ये इसका एडिटर था। तो ये बच्चों आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पहला अखबार बताइए, तो 1826 में आया था, उसका नाम उदंत मार्तंड था, पंडित जुगल किशोर उसका एडिटर था। और बच्चों कलकत्ता, आज तो कोलकाता है, लेकिन पहले ये जो कलकत्ता है यहां से ये छपता था। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसी तरीके से दिनमणि क्या बच्चों मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, तो इनके नाम क्या आप देखा प्रयोग करते हैं। तो इनका बहनोई जो है इनको युद्ध की कहानियां सुनाता था। और बाद में ये बच्चा, छोटा बच्चा जो कलाम था, ये क्या करता था? ये दिनमणि नाम का जो लोकल न्यूज़पेपर था, स्थानीय अखबार, उस स्थानीय अखबार की सुर्खियां, उसकी जो हेडलाइंस हैं, उसमें ये क्या करता था कि युद्ध से संबंधित जो खबरें हैं, ही मेड एन अटेम्प्ट टू ट्रेस देम आउट, यानी ही ट्राई टू फाइंड देम आउट। वह बच्चों क्या करता था? उन्हें फाइंड आउट करने की, अर्थात उनका पता लगाने की कोशिश करता था कि कौन सी खबर कहां छपी है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। देखा बच्चों आपने, आपको लगे तो हमने एक जीके का क्वेश्चन तैयार करवाया। 1826 में कौन सा अखबार आया? उदंत मार्तंड आया। और इसका एडिटर कौन था? पंडित जुगल किशोर शर्मा था। ये कलकत्ता से छपता था एंड इट वाज अ वीकली न्यूज़पेपर। ये साप्ताहिक था, हिंदी का पहला अखबार। ये डेली नहीं था बच्चों। अगर डेली अखबार पूछा जाए तो वो समाचार शुदा वर्षण था। वो 1854 या 1854 में आया था। और बच्चों श्याम सुंदर सेन नाम का जो आदमी था वो क्या था? उसका एडिटर था। ठीक है, अब अपनी बात पे अपन वापस ठिकाने आते हैं। तो बच्चों आज है आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा इलाका। बीइंग आइसोलेटेड यानी क्या होता है? बीइंग बिजी, व्यस्त होने के कारण। तो बीइंग आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग होने के कारण। ये एरिया बच्चों ऐसा है कि अलग थलग है, अलग थलग। अब देखो, जैसे मान लो ये दुनिया है। अब इस दुनिया से यहां कोई अलग है तो ये अलग थलग है ना, इससे अलग थलग। तो अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड रिमेन्ड अनअफेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज, यानी हमारा एरिया जो बाकी इस दुनियादारी से बिल्कुल अलग थलग था, इसलिए बच्चों ये क्या रहता था? अप्रभावित या अक्षुण्ण रहता था। तो अवर एरिया यानी हमारा एरिया बीइंग आइसोलेटेड
अलग थलग होने के कारण वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। माने युद्ध के द्वारा बच्चों क्या था कि हमारा इलाका या हमारा क्षेत्र जो था वो क्या था, हमारा इलाका या हमारा क्षेत्र अलग थलग होने के कारण, बीइंग सेपरेटेड या बीइंग सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट होने के कारण, सेपरेट एडजेक्टिव भी है, सेपरेट पोर्शन, तो बीइंग सेपरेट अर्थात बिल्कुल सेपरेट होने के कारण क्या था, रिमेन्ड अनअफेक्टेड या वो कंप्लीटली अनअफेक्टेड फ्रॉम द वॉर, यानी बच्चों ये पूरी तरह से क्या था, युद्ध से अप्रभावित था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड, लेकिन बच्चों क्या हुआ, जल्दी ही हमारा एरिया बच्चों यहां वो उसकी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बात कर रहा है कि जब 1939 में चल रहा था दूसरा महायुद्ध, तो बच्चों यूरोप वगैरह में चल रहा था, हमारा एरिया तो आपको पता है अलग है और सारी दुनिया से हट करके है। रामनरेश त्रिपाठी की एक बहुत अच्छी कविता है बच्चों, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना चाहिए। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। ठीक है बच्चों, फैला जहां पर गिरी हिमालय वह देश कौन सा है। तो इस दुनिया में सबसे सुंदर देश हमारा देश भारतवर्ष है, ये मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और बच्चों भारत को कहा जाता सब कॉन्टिनेंट, भारत को कहा जाता उपमहाद्वीप, एक पूरे कॉन्टिनेंट के पूरे लक्षण है इसमें, इसलिए इसको कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट। और इसकी बनावटी बच्चों कुछ अजब है, उत्तर में हिमालय इसकी रक्षा करता है, दक्षिण में समंदर क्या करता है, ठीक है, जिसके चरणों को निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरणों को निरंतर रत्नेश धो रहा है। ठीक है बच्चों, और बारिश और जो है रत्नेश धो रहा है, और जो है समझ गए आप, और बारिश से सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, तो वह देश हमारा भारत देश है। ये बच्चों रामनरेश त्रिपाठी की एक मशहूर किताब है, आप बाद में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानसी, उसकी एक मशहूर कविता है। तो उसके अंदर हमारे भारत का गौरव है, उसका वर्णन किया गया है। तो हमारा भारत क्या है बच्चों, ये सेपरेट है, सिंस आवर एरिया इज कंप्लीटली सेपरेट, क्योंकि हमारा एरिया पूरी तरह से सेपरेट है, दैट्स व्हाई इट वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। इसलिए इन गौरों के बीच में जो जंग चल रही थी उससे अपने को क्या लेना देना था, अपना युद्ध अपन तो बिल्कुल अनअफेक्टेड थे। लेकिन समस्या ये थी कि हमारा देश जो था ये अंग्रेजों का गुलाम था उस समय, और हमारे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत के जो सैनिक हैं उनको क्या कर दिया बच्चों, युद्ध में झोंक दिया। मैंने पिछली बार भी कहा आपको, उसने कहा था कहानी एक पढ़ोगे आप बड़ी कक्षाओं में, तो उसमें आप ये देखोगे कि विश्व युद्ध में जो है हमारे भारत के सैनिक गए थे, कोई लड़ाई नहीं थी उनसे, लेकिन फिर भी हमें झोंक दिया युद्ध में। तो बट सून इंडिया, सून मानी क्या होता है, बट वेरी इमीडिएटली, बट एट वंस, यानी परंतु शीघ्र ही क्या हुआ, इंडिया वाज फोर्स्ड, भारत को मजबूर कर दिया गया टू ज्वाइन अलाइड फोर्सेस, भारत को मित्र शक्तियों के साथ ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और आपातकाल जैसी, आप जानते हो लॉकडाउन क्या है बच्चों, आपातकाल जैसा ही है। तो समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। और क्या हुआ कि आपातकाल के जैसी स्थितियां उद्घोषित कर दी गई, और आपातकाल की जैसी स्थितियां उद्घोषित कर दी गई। और क्या हुआ, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। अब बात यह बच्चों, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन से मतलब बच्चों इमरजेंसी के हालात बन गए पूरे देश में। 1939 में क्या हुआ, हमारा देश जब जबरदस्ती बलात् द्वितीय विश्व युद्ध में जब हमारा देश बच्चों झोंक दिया गया, तो अचानक एक लॉकडाउन जैसी स्थिति जो पूरे मुल्क में आ गई, एक इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई। अब बात दरअसल ये थी कि देखना बच्चों, ये रामेश्वरम है, ये रेल की पटड़ी जा रही है, और ये आगे वाली जगह इसका नाम है धनुषकोडी। कौन सी, क्या नाम है, धनुषकोडी। अब बच्चों बात दरअसल ये है कि यहां पर एक स्टॉपेज है, रामेश्वरम स्टॉपेज, ठीक है। अब ये रामेश्वरम बच्चों यहां इस जगह आता, थोड़ा अंदर है। तो आप इस बात को समझो कि रामेश्वरम जो है ये अंदर है। अब ट्रेन तो इधर से सीधे निकलेगी,
तो ट्रेन का रामेश्वरम और आपका ये बच्चों जो धनुषकोडी है, इन दोनों के बीच में एक चौराया है। इस चौराहे का नाम क्या है? जिसे मोड़ नहीं बोलते हम, कोट खाउदा मोड़, फला मोड़, डी का मोड़। इसी तरीके से जो रामेश्वरम मोड़ है, उस रामेश्वरम मोड़ के ऊपर पल भर के लिए ट्रेन रुका करती थी। और इस ट्रेन में से क्या होता था बच्चों, अखबार जो आते थे वो अखबारों को नीचे डाल दिया जाता था। अखबारों को फिर इसका जो कजन है जिसका नाम शमशुद्दीन है, ही वॉज द हॉकर ऑफ दैट एरिया, जो उस पर्टिकुलर एरिया का हॉकर था। हॉकर का मतलब क्या है? ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स इन दैट एरिया। उस एरिया के अंदर वो न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब बात यह है कि ट्रेन का बच्चों जो यहां पर जो हाल्ट था, HALT, हाल्ट यानी होता ठहराव, तो पल भर का ट्रेन का जो हाल्ट था उसका भी क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया, हिंदी में बोलते हैं निलंबन हो गया। तो बच्चों ये है कैजुअलिटी। क्या ये? कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है बच्चों ड्रॉबैक या खराब प्रभाव, माने दुष्प्रभाव। तो देश में जो आपातकाल जैसी स्थिति बनी, उसकी पहली कैजुअलिटी, फर्स्ट कैजुअलिटी अर्थात उसका जो पहला दुष्प्रभाव था, दैट केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द हाल्ट ऑफ द ट्रेन एट द रामेश्वरम road, at the Rameshwaram road that was situated between Rameshwaram and Dhanushkodi। रामेश्वरम और धनुषकोडी के मध्य क्या था बच्चों? पल भर के लिए उस मोड़ के ऊपर ट्रेन रुका करती थी, अब नहीं रुकती। पहले रुका करती थी, अब नहीं रुकती। तो कई सेंटेंस बच्चों ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तो अब नहीं रुकती। बात इसी में के अंदर बड़ी गंभीर है। निराला की कविता ऐसी, अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित था कभी कोई कह गया है, और स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। ये ट्रेन बच्चों धनुषकोडी और इसके मध्य ठहरा करती थी इस जगह, और यहां से घूम करके लोग यहां जाते होंगे। पर बात दरअसल यह है कि अब नहीं रुकती। अब नहीं रुकती तो क्या समस्या आई? अब शमशुद्दीन के सामने समस्या यह आई, ही वॉज फोर्स्ड टू लुक फॉर एन असिस्टेंट। He was forced to look for a helping hand। उसे बच्चों एक हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता पड़ी कि यार मेरी अनुपस्थिति में कोई बच्चा यहां रहे, इधर से जैसे अखबार कोई जो है बंडल में बांधे, कोई अखबारों को फेंकेगा तो बच्चा क्या करे, तुरंत अखबारों को उठा के उनको बंडल बना ले। ऊपर से बंडल करके कोई फेंकेगा तो थोड़े बहुत बिखर जाएंगे, तो उठा करके उनको बंडल बना के रख ले, और जब तक मैं अखबारों के मैं इधर उधर के काम निपटा गया हूं तो वो वहां पर रहे। इस तरीके के काम को करने वाला क्या चाहिए था? उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए था। हेल्पिंग हैंड को कहते हैं बच्चों असिस्टेंट। ये हेल्पिंग हैंड चाहिए था, ठीक है। तो एक तरह से हेल्पिंग हैंड के लिए बच्चों क्या बन गई? वैकेंसी बन गई, वैकेंट पोस्ट बन गई। एंड बच्चों एज इफ नेचुरली, और मानो स्वाभाविक रूप से बच्चों क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम फिल्ड दैट स्लॉट। एपीजे अब्दुल कलाम ने बच्चों उस कमी को पूरा किया। फिल्ड दैट स्लॉट, स्लॉट जानते हो बच्चों, एटीएम में आप पैसे लेने के लिए एटीएम घुसाते हो तो वो स्लॉट ही तो होता है, वो खांचा, वो खाली जगह है, एटीएम उसको पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहां पर एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी थी, एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी थी। तो वो जो स्लॉट था बच्चों, वो जो खाली जगह थी अर्थात वो जो खांचा था, दैट वाज फिल्ड बाय द चाइल्ड कलाम। कलाम के द्वारा उसको पूरा किया। अब बच्चों हुआ ये कि बड़ा अच्छा काम हुआ। अब कलाम को अपनी जिंदगी की पहली तनख्वाह कमाने में किसने मदद की? कलाम को अपने जीवन की पहली तनख्वाह कमाने में शमशुद्दीन ने मदद की। जब वो काम करता था तो उसके बदले शमशुद्दीन उसको पैसे देता था, कुछ पैसे, रुपए 2 रुपए जितने भी थे, वो पैसा कलाम कमाता था। कलाम कहता है कि आज कई सालों के बाद, ऑटोबायोग्राफी जब उन्होंने लिखी, वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच चुके थे, तो आज इतनी ज्यादा कामयाबियां देखिए, पैसा बिल्कुल जो है धन को मैं धूल समझता हूं। धन क्या हो गया? उनके लिए धूल हो गया है। ठीक है, रश्मि रतिम दिनकर की एक पंक्ति है कि धन को मैं धूल समझता हूं। तो धन तो धूल के बराबर होता है। धातु के कुछ ठीक रहो पर मानवीय संज्ञा विसर्जन, शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा, पैसों को धातु के ठीक रे। तो आज बच्चों बात यह है कि जब इतना कामयाब हो गया है, इतने सारे पैसे कमाए उन्होंने, पैसा जब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, तब भी डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज भी जब मुझे वो पल याद आता है जब मैंने शमशुद्दीन के हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करके अपने जीवन की पहली कमाई जो है मैंने उसके सहयोग से कमाई थी,
उस पल को याद करके आज भी क्या होता है, आई फील ए सर्ज ऑफ प्राइड, अर्थात आज भी मुझे अभिमान या गर्व के आवेग की अनुभूति होती है। आज लाखों कमाता होगा तब 1 रुपया आता, लेकिन उस 1 रुपये को कमाने का वो पल जब मैं याद करता हूं तो आज भी मेरा तन मन पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और मैं एक प्रकार का रोमांच महसूस करता हूं, मैं गर्व का आवेग महसूस करता हूं उस पेशे को याद। देखना बच्चों, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो। द फर्स्ट कैजुअलिटी अर्थात पहला दुष्परिणाम, कैम माने आया इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, हाल्ट यानी ट्रेन के ठहराव के निलंबन के रूप में, एट रामेश्वरम स्टेशन माने रामेश्वरम। ये जो रामेश्वरम मोड़ है, इस रामेश्वरम मोड़ के ऊपर ट्रेन के सस्पेंशन, ट्रेन के हाल्ट के सस्पेंशन अर्थात गाड़ी के रेल के ठहराव, रेल के ठहराव के निलंबन के साथ, रेल के ठहराव के निलंबन के साथ क्या हुआ, पहली कैजुअलिटी सामने आई। द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब चलती हुई ट्रेन में से, क्योंकि ट्रेन तो रुकती नहीं है, तो अब चलती हुई ट्रेन में से समाचार पत्रों का बंडल बांध के, उनकी गठरी बांध करके उनको फेंका जाना था फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में से, ऑन द रामेश्वरम रोड, इस रामेश्वरम रोड, इस जगह के ऊपर, दैट वाज सिचुएटेड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के मध्य स्थित जो रामेश्वरम रोड है या रामेश्वरम मोड़ है, उस मोड़ के ऊपर चलती हुई ट्रेन में से क्या किया जाना था, अखबारों का गट्ठर बना करके उसको फेंका जाना था। इस काम के लिए उसको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी। तो बच्चों बात दरअसल यह है जी, द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन। ध्यान दो बच्चों, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में होता है, जैसे रामेश्वरम धनुषकोडी 2 जगह तो बिटवीन आएगा, और 2 से ज्यादा तो एमोंग आएगा। क्लियर हो गया है? दैट फोर्स्ड माय कजन शमशुद्दीन, और इस बात ने मजबूर किया मेरे कजन शमशुद्दीन को क्या करने के लिए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में अखबार बांटा करते थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, टू लुक फॉर, टू सर्च एन असिस्टेंट, अर्थात कि वो एक सहायक को ढूंढे, टू कैच द बंडल्स, जो बंडल जैसे कोई फेंके तो उसको कैच करे, बंडल्स को कैच करे, वरना तो हवा के अंदर क्या वो दूर उड़ जाएंगे, तो उनको तुरंत कैच किया जाए। द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली, और मानो स्वाभाविक रूप से, आई फिट द स्लॉट, मानो वो वैकेंसी मेरी तकदीर से निकली थी, मेरी किस्मत से निकली थी, एंड और मैं क्या था बच्चों, मैं उस काम के लिए बिल्कुल सूटेबल था, एंड आई वॉज सूटेबल फॉर दैट पोस्ट, एंड आई वॉज द ओनली पर्सन सूटेबल फॉर दैट पोस्ट, और शायद वही था जो उस पोस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल था, तो मैंने उस जगह को भर दिया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, ये सेंटेंस बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। ध्यान देना बच्चों, बड़ी ही काम की बात बताने वाला हूं। आई हर्ड हर टू स्टार्ट द कार। ये हर्ड की जगह बच्चों है ना, आई हर्ड हर, हर्ड मत करो, यहां कर दो आयसा, आयसा हर टू स्टार्ट द कार। शमशुद्दीन, ये शमशुद्दीन है, हेल्प्ड मी टू अर्न माई फर्स्ट वेजेज, यानी क्या होता है बच्चों, मजदूरी। तो बच्चों दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो, यहां बच्चों सा वर्ब आ रही है, यहां हेल्प आ रही है, एक तीसरी हियर भी होती है जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हर्ड। एक आ गई आपकी सा और एक आ गई हेल्प। इन तीनों वर्ब्स के बारे में बच्चों खास बात समझो। आई सा हर, टू हटेगा, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव, आई सा स्टार्ट द कार, ही हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज। तो बच्चों हर्ड सा और हेल्प्ड अगर आ रही है और आगे कोई वर्ब आ रही है तो बच्चों टू प्लस वर्ब
कि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इस टू को आपको क्या करना होगा, काटना हो। आई सहर, इसको आपको काटना होगा बच्चों। ये जो वर्ब्स होती है अपने बाद क्या लेती है, हमेशा वेरी इन्फिनिटिव लेती है। तो बच्चों ये तो बात आपकी समझ में आ गई। आई फील्ड ए स्लॉट शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमशुद्दीन ने मेरी फर्स्ट वेजेस अर्थात मेरे जीवन की जो मेरी पहली आमदनी, पहली मजदूरी है, उसको कमाने में, उसका अर्जन करने में शमशुद्दीन ने मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आज बच्चों 50 साल हो गए हैं उस बात को। हाफ ए सेंचुरी लेटर अर्थात ए, देखो हाफ एक ऐसा शब्द है बच्चों, आपको दिया जा सकता है ए हाफ सेंचुरी, जो गलत होता है। यानी हाफ जो है आर्टिकल इसके पहले नहीं इसके बाद आता है। हाफ एक ऐसा शब्द है बच्चों कि आर्टिकल इसके पहले नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि ही इज टू बिजी ए पर्सन, तो इज टू बिजी ए पर्सन, तो बच्चों इसमें भी क्या देख रहे हैं आप, ही इज ए टू बिजी पर्सन, ऐसे नहीं आ रहा ना। तो कुछ शब्द हैं, हाफ को खासतौर पे आप ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थिति क्या रहती है। ठीक है, हाफ ए सेंचुरी लेटर अर्थात आधी शताब्दी के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मैं आज भी महसूस कर सकता हूं गर्व का आवेग। इन अर्निंग माई ऑन मनी, मेरी स्वयं मेरे स्वयं का पैसा कमाने में, फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थात जिंदगी में पहली बार मेरे स्वयं का पैसा कमाने के उस क्षण या उस पल को याद करके मैं आज भी गर्व के आवेग को अनुभव कर सकता हूं, या आज भी मैं उस बात को याद करके आज भी पुलकित हो जाता हूं, उस उतनी छोटी रकम को। क्योंकि बात बच्चों रकम के छोटे या बड़े होने की नहीं है, बात उसके महत्व की है। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या देखा, आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास।